हाँ हो गया। भाई वो पीछे वाला बंद कर दो थोड़ा सा ना, बाद में आप लोगों को दिक्कत आएगी, रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो सभी सेटल हो गए, क्लास शुरू कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन की जरूरत है? यस सर, नो सर। चलिए पूरा कर देता हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पर जो भी है। आई एम योगेंद्र सिंह यादव, इन शॉर्ट YSY सर के नाम से जाना जाता है। लगभग 9+ इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है नीट यूजी के अंदर। नीट ही पढ़ा रहा हूँ, कोई जेईई में मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मैं जेईई पढ़ा के आया हूँ। नीट में पढ़ा रहा हूँ, नीट में ठीक ठाक चल रहा है मामला। ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें तो टॉप 10 के अंदर काफी रैंक्स को मैं मेंटर किया है। जैसे तनिष्का यादव, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस बैच में मैं ही पढ़ाया था। ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर अपन बात करना चाहें तो तनिष्का यादव होगी। उसके अलावा अरुणांशु भट्टाचार्य, जिप्पर में ऑल इंडिया रैंक 1 था भाई, उसको भी मैंने ही पढ़ाया था। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 5 हर्ष अग्रवाल, एम्स, उसको भी पढ़ाया है। ठीक है। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 6 एम्स अरुणांशु भट्टाचार्य, उसकी एम्स में 6 रैंक थी, जिपमर में रैंक 1 थी। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें ऑल इंडिया रैंक 9 सोमल अग्रवाल, एम्स, और उसके बाद भी बहुत सारे हैं। ठीक है। एक और लड़की थी मुदिता गोयल, जो कि आजकल MIT के अंदर है, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उनको भी मैंने पढ़ाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली इससे मैटर नहीं करता कि मैंने किस किस को पढ़ाया है, आपको कितना समझा सकता हूं वो मैटर करता है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करना चाहें तो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से अपन शुरू करेंगे। शायद आपको इससे पहले प्रदीप सर ने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, और उम्मीद करता हूं बहुत शानदार उन्होंने पढ़ाया होगा। तो उससे बिल्कुल, तो उससे आगे की जर्नी अब मुझे लेकर चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए में कहीं पर कोई डाउट आ जाता है और आई एम नॉट अवेलेबल एट द डाउट काउंटर एंड प्रदीप सर अवेलेबल और कोई दूसरा टीचर भी अवेलेबल है, देन यू कैन आस्क योर डाउट। आप इजीली अपने डाउट किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कि भाई मैं प्रदीप सर से डाउट पूछ रहा हूँ, पीछे से वाई सर आगे पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं यही सोचूंगा कि आप अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस है, दैट्स इट। कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात यही है, किसी के चक्रों में आपको पढ़ना ही नहीं है। बी सेल्फिश, सिलेक्शन लो और निकलो, खत्म। दूसरा काम आपका होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी होता है कम समझ में आए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि +1 में आपको कम समझ में आया, या आपने क्लासेस मिस कर दी थी, या X फैक्टर था या वाई फैक्टर था, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 0 लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया जाएगा, और जितना नीट में रिक्वायर्ड होगा उतनी बातें आप लोगों के साथ होंगी। सबसे पहले ये, क्योंकि यहां पर कोटा की मार्केट में क्या चलता है ना, कि सिलेक्शन ना होने का कारण एक सबसे बड़ा ये रहता है कि नीट के अलावा बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। नीट का मास्टर जेई पढ़ाने की कोशिश करता है, तो ना बच्चा जेई का रहता है और ना बच्चा नीट का रहता है, बीच में लटका देता है उसको कहीं। और ये रियलिटी है। अच्छा पढ़ाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे क्या आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट में कितना आता है। तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना नीट में आता है। फिर भी अगर आपको कभी नॉलेज चेक करना हो तो आपका हमेशा वेलकम रहेगा। आप क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, जब जहां से जो पूछ के आए मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लास में उतनी ही बात करूंगा जितनी नीट के सिलेबस में रिक्वायर्ड होगी, उससे आगे मैं ना बढ़ूंगा, क्योंकि उससे आगे मैं बढ़ा तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, मगर धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आप बर्बादी की तरफ बढ़ने लगेंगे। फिर आप नोटबुक आएंगे कि सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए, इसमें बता दीजिए सर मैं क्या क्या पढ़ूं। तो पहले ही वो पढ़ लेना भाई जो नीट के काम का है, बाद में पढ़ेगा, पहले से पढ़ता हुआ चलेगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है। अब मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि स्टार्टिंग का अपना पार्ट है, उसके बाद आपकी और मेरी वार्तालाप बहुत कम होगी, जब भी बातें होंगी सब्जेक्ट ही होंगी। ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग वाला पार्ट। कौन सा आता है? क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आता है। ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको तो बहुत सारे चैप्टर भी
नहीं पता है, लेकिन बताना जरूरी है। देखिए आजकल कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो सारी बातें पूछते हो कि नहीं पूछते हो? भले ही बाद में वो फीचर आपको जीवन भर कभी इस्तेमाल में ना लेना हो, लेकिन एक बार कंपेयर तो जरूर करते हैं। तो ये आपका अधिकार है जानना, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग की अगर अपन बात करना चाहें तो ऑन एन एवरेज कभी इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और कभी कभी एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। क्या आता है? आइसोमेरिज्म। कभी कभी इससे जीरो क्वेश्चन और कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जीरो भी आ सकता है। आप समझ रहे हो, एक से ज्यादा नहीं आया है, ये समझिए आप, ठीक है। दूसरा आपके सामने आता है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से कभी कभी एक क्वेश्चन या कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चा ये सोच लेता है कि जीओसी तक ही ऑर्गेनिक है, जीओसी तक ही, और ये मेरा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन अब शुरू होता है जहां से ऑर्गेनिक शुरू होती है। फिर आपका चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। आगे बात समझ में, जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर एल्केन, +1 एनसीईआरटी, क्लियर। चैप्टर एल्कीन। फिर अगर अपन बात करना चाहें एल्काइन, रिएक्शंस कुछ पढ़ाई थी प्रदीप सर ने आपको, और फिर दिया हुआ है बेंजीन। आगे बात समझ में, ये हमारे सामने दिए हुए हैं चैप्टर्स। तो जो आपका पार्ट +1 में कवर नहीं हुआ है उसको मैं कवर करवाऊंगा, आपको 1% भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई यहां से ऑन एन एवरेज एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है, कभी एक आ जाता है, कभी दो भी आ जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। ये +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप +1 में यहीं तक पढ़ते हैं। अब आता है +2 का। नेक्स्ट हमारे सामने चैप्टर होता है हेलो एल्केन्स। +2 एनसीईआरटी, पूरी एक एनसीईआरटी ऑर्गेनिक को दी है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सब ये बातें आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि मैं स्पीड को जब तेज रखूंगा तो तुम्हें लगेगा कि इसने तो जीओसी बहुत ही कम पढ़ाई है, बाजू तो जीओसी इतनी ज्यादा पढ़ाई जा रही है। तो तू ये सोचना कि मैं यहां से बक के यहां रुकूंगा जाके सीधे, जहां से क्वेश्चन आते हैं। यहां से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक भी आ जाते हैं, दो भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है यहां से। +2 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। फिर आपके सामने चैप्टर आता है +2 एनसीईआरटी का दूसरा, एल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल। ये हमारे सामने रहेगा। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 101% रहता है यहां से, क्लियर। एक भी हो सकता है, एक प्लस भी हो सकता है, दो भी हो जाते हैं, तीन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो चैप्टर हमारे सामने है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, +2 एनसीईआरटी के अंदर, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन आते हैं, तीन भी हो जाते हैं, कई बार दो आते ही आते हैं यहाँ से। नीट 2022 में दो क्वेश्चन थे यहाँ से, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर आता है एक अमीन्स। कौन सा आता है? अमीन्स, जहां से मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, कई बार दो भी हो जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन उठाता है उस चैप्टर से, क्लियर। उसके बाद एक चैप्टर हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। कंफर्म है एक क्वेश्चन, कंफर्म है, कंफर्म है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म बोल रहा हूं। बाकी इधर वाले पार्ट में मैंने अभी तक कोई कंफर्मेशन शो नहीं किया है। जीओसी भले आप कितना पढ़ लो, पता नहीं क्वेश्चन आए भी या, यहां से 101% क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने चैप्टर आता है पॉलीमर। भाई साहब कंफर्म है एक क्वेश्चन, इधर से उधर होना नहीं, क्वेश्चन जरूर आता है यहां से। फिर हमारे सामने एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या आता है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक क्वेश्चन वहां से कंफर्म लगभग रहता ही है। फिर एक प्योरिफिकेशन सेपरेशन टेक्निक और एनवायरमेंट बच जाता है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप सोचिए, अगर मेरे पास अलॉटेड लेक्चर्स लगभग 75 रहेंगे, कितने रहेंगे? तो मुझे कितने लेक्चर्स ऊपर देने चाहिए तुम खुद डिसाइड कर लो, मुझे मत बोलना, क्योंकि आप जानकार हैं, सब चीजें जानते हैं, आपको पता होना जरूरी है। कोटा में अगर बात करना चाहूं तो मैक्सिमम यहां तक आपके 50 लेक्चर निपट जाते हैं, मैक्सिमम लेक्चर यहां तक निपट जाते हैं। बाकी का लेक्चर इसमें से होता है, जहां से 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आने हैं, वो निकलता है 20 लेक्चर, धाए 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 धाए। और जहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो चलता है एकदम स्लो मोशन में, कछुआ रेस हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि काम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर होता है। ये पार्ट बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है जीओसी के अंदर,
बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तो मास्टर अपना मैक्सिमम टाइम इसी कंफर्ट जोन में निकालता है, उसका भी और बच्चे का भी। ठीक है, फिर आखिरी का टाइम दोनों के लिए मुसीबत वाला होता है, तो धाए धाए रोक निकल जाता है। ना बच्चे को पता चलता है कहाँ रिएक्शन शुरू की और कहाँ खत्म कर दी, ना उसको पता लगता है बेचारे। ठीक है, लेकिन मैं आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं चलूंगा। मेरे एक पॉइंट है, मैं क्लियर कर दूं। मैं क्लास में एक बच्चे को भी पढ़ा सकता हूं, अगर मुझे लगेगा कि इस पूरे बैच में से एक ही सिलेक्शन हो सकता है, मैं उसी को पढ़ा सकता हूं। बाकी से फिर कोई मतलब, वो अगले साल पढ़ लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि बार में सिलेक्शन हो। जब तक आप नहीं चाहोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन ना तो आपका शायरी से होगा, ना मोटिवेशन से होगा, ना बातचीत से होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होगा। अगर पढ़ रहे होगे तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होगे तो कुछ भी कर लेना, सिलेक्शन नहीं। मेरा फंडा क्लियर है, आपका फंडा भी क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट से जितना जल्दी निकल जाऊं उतना निकलने देना, और उम्मीद करता हूं यहां तक प्रदीप सर ने जो पढ़ा दिया होगा उससे बाहर नहीं आएगा। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? तुम्हारी दिक्कत ये होती है तुम बाजू वाले के नोट्स कंपेयर करते हो, जैसे बाजू वाले के नोट्स से ही पेपर बनना है कि हमें तो जीओसी में 4 ही लेक्चर पढ़ाए, उनको तो जीओसी 25 लेक्चर तक पढ़ाई गई है। तो ये देखना क्वेश्चन कितना आता है। आता है क्या यहां से क्वेश्चन? तो जल्दी खत्म करो इसको, और जो आता है वो भी चैप्टर में दिए हुए आगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, केटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, वो चैप्टर वाइज भी चलेंगे। तो पहली बात तो यहां से जल्दी निकलेंगे। दूसरा, ऐसा कोई फंडा नहीं होगा यहां पर जीओसी 1, जीओसी 2, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, कुछ नहीं। पहले ये, फिर जीओसी, सीधा एनसीईआरटी में जाऊंगा, और फिर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आगे लिखते हुए चलूंगा। ठीक है, ये रहेगा। दूसरे बात, भाई क्लास गलती से भी मिस मत करना। अगर क्लास मिस हो जाती है तो अनअकैडमी ने आपको फैसिलिटी दी है, रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास आप देखकर आएंगे, वरना तू लाख कोशिश कर लेना, मैं खुद तुझे समझ में नहीं आने दूंगा। क्या बोला? तू बोलेगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा मैं तुझे समझ नहीं दूंगा, बिकॉज इस सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी है। जिस शिद्दत के साथ आप सीरीज देखते हो, आपको मूवी के बीच में, सीरीज के बीच में बिठा दिया जाए, ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का कुछ पता है, समझ में आ जाएगा? 2 मिनट में बंद कर दोगे कि नहीं नहीं मैं तो शुरुआत से देखूंगा अकेले में। तो भाई ये अक्षर भी ऐसा ही चलेगा, आपको इंटरेस्ट इसके अंदर बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलिए अब शुभारंभ करते हैं लेक्चर्स का। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा, पहले हेडिंग लगा देंगे आप, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। लिखाई पर कम और स्पीड पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या बोला? लिखाई पर कम और स्पीड पर ज्यादा ध्यान देंगे। कोई ऐसी सीट रिजर्व नहीं है कि जो हैंडराइटिंग के बेसिस पर दी जाएगी, कि भाई साहब काउंसलिंग में एक नोटबुक भी मंगवाई जाएंगी कि बताओ सबसे सुंदर किसने लिखा, एक कॉलेज में तुम्हें भी सीट दी जाती है, ऐसा कोई प्रावधान? तो स्पीड बढ़ाएंगे आप, क्योंकि कितना भी आता हो पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे पहले आता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। जो आपका कार्बन एटम है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन पर क्यों बात की? क्योंकि अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मैक्सिमम कार्बन और हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूमेगी। कार्बन तो होगा ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन पर तो चर्चाएं करना बेहद जरूरी हमारे लिए रहेगा। ठीक है, बताइए, इतना आप पढ़ चुके हैं, एमकेटी सर ने जरूर पढ़ाया होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, पक्का? क्या आप इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं मुझे? बताइए फिर, ग्राउंड स्टेट अगर अपन बात करना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को भाई, आपको जबरदस्त टीम मिली है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें, अगर आपने ओसी प्रदीप सर से पढ़ी है तो मैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर मानता हूं उसको, और इनऑर्गेनिक एमकेटी सर से पढ़ी है, जबरदस्त टीचर है। उसी के ही सिंक्रो में आपको आगे टीचर मिले हैं। मैं कभी प्रदीप सर की कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, एक दूसरे के सपोर्ट में चलने वाले हैं, ऐसे ही आरडी सर और एमकेटी सर चलने वाले, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां उन्होंने कोई बात छोड़ी होगी तो हमें पर्सनली बताएंगे कि ये बात मैंने नहीं बताया था, आप इसको डिलीवर करना, तो बच्चे का कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सिंक्रो में चलते हैं, अगर मेरी सिंक्रो प्रदीप सर के साथ अच्छी नहीं है तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? आपका। लेकिन यहां पर सिंक्रो बहुत अच्छी है, आप उनसे पर्सनली मिलकर देख सकते हैं, और वो बातों में भी झलक जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि एक मास्टर दूसरे की तारीफ करता नहीं है, यहाँ पे बुराइयां ही करता रहता है, क्योंकि उसको खुद को डर लगता है कि यार उसकी तारीफ कर दिया तो बच्चा मुझसे नहीं पढ़ेगा।
लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि वो आदमी तारीफ के लायक। ठीक है, चलिए। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें, बताइए 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेरे भाई? 2। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? कितने रहेंगे? 2। 6 लिखते ही 6 बोल दिया। भांग पी के बैठे हुए हो क्या? सही जगह से पोहे वगैरह खा के आओगे, और जहां से तुम खा के आओगे मुझे बता देना, मैं भी वहीं से खाऊंगा। कारण एक नशा करके आएंगे, सेम लेवल पर रहेंगे, समझ में आता रहेगा एक दूसरे की बात है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो बताइए 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। पक्का। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सामने है। इस प्रकार से सुनने में आया है, इसी को ही वैलेंस सेल बोला जाता है। क्या यही हमारे सामने वैलेंस सेल होता है? जी हाँ। वैलेंस सेल कहां से देखोगे? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मैक्सिमम है, यस, दिस विल बी द वैलेंस सेल। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करना चाहूं तो वीबीटी बोलता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है नॉर्मली जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बताइए कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ये किसकी फॉर्म में पड़े रहेंगे? लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। पक्का। तो इसमें अगर अपन बात करें तो कार्बन पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नॉन बॉन्डिंग? 2, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहेगा। और कितने बॉन्ड बना लेगा कार्बन? 2। अगर भाई साहब ये जो आपके सामने बनता है इसमें तो कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट। बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 यहां से, 2 यहां से, 4 और 2 यहां से, कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका एक दूसरे एटम का जो उसने शेयर किया है। तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यहां पर ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन से कार्बन का काम चलने वाला नहीं है, उसको बॉन्ड बढ़ाने पड़ेंगे, और बॉन्ड बढ़ाने के लिए उसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। जब भी किसी एटम के ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो कहां जाता है? एक्साइटेड स्टेट में, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्लियर? लेकिन सेकेंड पीरियड वालों के लिए अगर अपन बात करना चाहें तो दिस एक्साइटमेंट विल बी फ्री, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होगा तो आप ऐसा थोड़ी फ्री में हो जाएगा, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां पर बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। मैं वैलेंस सेल की बात करूं, ये हमारे सामने कौन रहने वाला है? 2s। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आप बताइए 2s से हल्का सा एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होता है? 2p का, जिसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये ग्राउंड स्टेट है आपके सामने, जी हाँ। यहां पर क्या होगा, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके कहां पहुंचेगा? 2p में। अब यहां से यहां जाने के लिए यू कैन सी देयर इज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप है कि नहीं है? बट दिस एनर्जी गैप को कवर किया जा सकता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, इसलिए इसको फ्री एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहां से वहां तुरंत चला जाएगा, क्योंकि जो चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगा। तो बताइए फिलहाल 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा? 1। और 2p के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बताइए। 2 पहले से था, 1 यहां चला जाएगा, कितने हो जाएंगे? 3। बताइए कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 4 बॉन्ड बनाएगा वो, टोटल 4 बनेंगे, सिग्मा पाई दोनों मिला के। मैंने नहीं बोला कि चारों सिग्मा बने, कोई जरूरी नहीं है। टोटल बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 4। तो कार्बन जो अपनी टेट्रा वैलेंसी है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो करता है। कहां शो करता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो करता है। लेकिन हम यहां पर कभी मेंशन नहीं करते हैं, कभी मेंशन नहीं करते। सेकंड पीरियड वालों के लिए कभी मेंशन नहीं करते, लेकिन थर्ड पीरियड में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे फॉस्फोरस है, PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाएगा, वहां पर मेंशन करना पड़ता है, यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यानी कि जब आप कार्बन के बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। ऐसे तो लिखते आप, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड, किसमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पक्का? तो आप लुईस स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनाते थे मेरे भाई। ऐसे किसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया? कार्बन ने। और कैसे इस ऐसे किसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया? हाइड्रोजन ने। हाँ या ना? जी। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया है। तो यहां पर कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? यहां पर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, है कि नहीं है? तो कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 4।
जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो ना तो उस पर कोई चार्ज होगा, ना उस पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ना उस पर कोई लोन पेयर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब कोई इस पर लोन पेयर नहीं बचा है, 4 थे, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज वार्ज यहां पर रहने वाला नहीं है, छापने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, टोटल बॉन्ड्स कितने होने चाहिए? कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने होने चाहिए? 4, दोनों मिलाकर सिग्मा प्लस पाई। जरूरी थोड़ी है कि चारों के चारों सिग्मा बनाए, ये किसने बोला? बॉन्ड बॉन्ड होता है, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलना, क्या इस कंपाउंड को कभी जीवन में आपने देखा है? बताइए, इस कार्बन में अगर अपन बात करें, कार्बन कितने बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4, पक्का? इन 4 में से ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। ये कैसा है? सिग्मा। और ये कैसा है? पाई। वापस लौटूंगा, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई, और तीसरा भी पाई, पहला सिग्मा होगा। तो कार्बन कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड हैं? 2, एक सिग्मा और एक पाई। टोटल कार्बन के बॉन्ड कितने हैं? 4, पक्का? उस 4 में से 3 तो क्या है? सिग्मा, और एक क्या है? क्या समझ में आया कि सर फर्क नहीं पड़ता वो सिग्मा है या पाई, टोटल 4 बनाता है कार्बन। टोटल क्या बनाता है? 4। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलना। ये आप लोगों ने एग्जांपल जीवन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। क्लियर? आप बताइए, अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन के टोटल बॉन्ड बताओ कितने हैं? देखो, 1 2 3 4, 4 बने हुए। इसमें से ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। ये भी कैसा है? सिग्मा। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हालांकि एमओटी इसका खंडन करता है कि पहला सिग्मा बने, कोई जरूरी हमें बात भी नहीं करनी, वो अब एमकेटी सर जाने या आरडी सर जाने। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा 2 पाई, पक्का? तो टोटल बॉन्ड कितने इस कार्बन के? 4। 4 में से 2 क्या है? सिग्मा, प्लस 2 क्या है? क्या समझे आप कि सर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा पाई दोनों मिलाकर। चारों के चारों सिग्मा भी हो सकते हैं, एक सिग्मा हो सकता है बाकी पाई हो सकते हैं, 2 सिग्मा हो सकता है बाकी पाई हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए छापेंगे, फिर आगे बढ़ूंगा जल्दी से। लिखना पूरा है मेरे भाई, लिखना पूरा है। अगर मैं पढ़ाते हुए छींक भी दूं तो लिख लेना छिक्का था। हाँ नितिन, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए मैं ऑनलाइन वालों से भी थोड़ी बातें कर लेता हूं, बाकी आप इधर ज्यादा ध्यान दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में। यहाँ पर बेटा सारे ही बेस्ट हैं, शाहरुख खान नहीं बनने अपने को, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा थोड़ी करना है। जो पढ़ाने आपको आ रहा है वो क्या है? बेस्ट। अगर आप दिमाग में पहले ये सोच ली ना कि बेस्ट नहीं है, यकीन मानिए आपको कोई नहीं सिखा सकता सब्जेक्ट, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, किस पर ध्यान देना है? स्पीड, स्पीड पे ध्यान देना है। हैंड राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, मैं एक की नोटबुक भी नहीं देखूंगा, बस ऐसा लिख लेना कि खुद को समझ में आ जाए, ऐसा लिख लेना कि खुद को समझ में आ जाए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। कभी ये देखो कि मैं बहुत सुंदर सुंदर लिखूंगा, जीरोक्स वाले क्या नोट्स छोड़ के आऊंगा कि वाईएस वाई सर के नोट्स हैं, बेचते रहना, ऐसा अपने को नहीं करना है। ऐसा लिखो कि अपने को समझ में आ जाए, बाकी से कोई मतलब, दूसरे को तो वैसे भी समझ में नहीं आना चाहिए, नोटबुक चुरा के भी ले जाए तो दूसरे दिन लौटा दे कि गलती से मेरे बैग में चली गई थी, क्योंकि मैं तेरी हैंडराइटिंग समझ ही नहीं पाया। अगर ज्यादा सुंदर लिखोगे तो चुराए जाने के चांसेस ज्यादा है। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? सिग्मा पाई सब मिला के, जरूरी नहीं है चारों ही सिग्मा हो, वो चारों बॉन्ड कहां फॉर्मेशन करता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, बट हम इसको कभी मेंशन नहीं करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। निपटा दिया है क्या? कितने लोगों ने नहीं छापा है? जल्दी करो भाई। अब ये सोचेंगे इसको तो बहुत जल्दी आते ही जल्दी करने लग गया है, जल्दी मुझे नहीं, जल्दी आपको है। इसी साल निकलना है कि 1-2 साल और रुकना है? हाँ तो जल्दी आपको होनी चाहिए, मुझे नहीं, मुझे तो अगले साल भी यही पढ़ाना है।
तो मुझे किस बात की जल्दी है? जल्दी तो आपको है कि मेडिकल कॉलेज पहुंचना है सर, जल्दी से जल्दी, वरना बहुत सारे लोगों को बुढ़ापा यही आ जाता है। आगे बढ़ जाऊं क्या? कितने लोगों ने नहीं छापा अभी भी? आरडीएस पता चल जाए एक बार मेरे क्लास में कौन है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो सबसे धीरे लिखता है। चलिए अगले पर जल्दी से बात करेंगे। श्याम सर मेरा 11th बर्बाद है, तो यहां से समझ आएगा। ये तुमको ये कौन सिखाता है मेरे भाई? ये यूट्यूबर सिखाते हैं क्या आपका +1 बर्बाद हो गया है? क्वेश्चन मार्क, ताकि लोग उसको देखें। फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले ऑर्गेनिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्लियर? तो यहां से बिल्कुल जीरो लेवल से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको बस लेक्चर मिस नहीं करना है, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और ना भी समझ में आए तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आपने पैसे दिए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। निपटा दिया है क्या? दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड, बाकी सारे कौन बोलता है? वीबीटी। आगे बात समझ में, स्पेसिफाई करके चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब बढ़ सकता हूं आगे? चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि भाई कौन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, कितने लोन पेयर रखता है, किस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। क्योंकि आगे हमें हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना पड़ेगा। जब तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोन पेयर हैं, चार जाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। आपकी तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। तो उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें यहां से सीखनी पड़ेंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे एटम। किसकी बात करेंगे? एटम की। यहां पर रहेगा एटम। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो यहां पर लिखेंगे चार्ज, कि उस पर चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा। और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार खेल केवल और केवल किसका रहता है? लैंग्वेज का। नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जब मैं ब्रैकेट में ऐसे एस लिखूं, मतलब जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे और जरूरत ना पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। लोन पेयर या लोन पेयर्स, एक है तो लोन पेयर बोल देंगे, एक से ज्यादा होगा तो लोन पेयर्स बोल देंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक बातें जो कि आपको साइड में कहीं लिख लेनी है, ठीक है? कई बार मैं बोल दूंगा लोन पेयर। क्या बोल दूंगा? लोन पेयर। आप फेमिलियर होंगे शायद इस वर्ड से, लोन पेयर से, ठीक है? या फिर मैं कई बार बोल दूंगा अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल दूंगा? अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल सकता हूं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये वर्ड्स मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? सेम। क्लियर? मैं लोन पेयर बोल दूं, मैं अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं, या फिर मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं, मतलब क्या रहेगा? एक। ऐसे कैसे रहेगा सर? ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए आपने अमोनिया को तो जीवन में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है मेरे भाई, तो कितना लोन पेयर रखता है? एक। मैं इसी की बात कर रहा हूं। मैं इसको कई बार क्या बोलूंगा? लोन पेयर। मैं कई बार इसको क्या बोलूंगा? अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनसेड का मतलब ये किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया गया है। या फिर मैं इसको क्या बोल दूंगा? नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। तो ये सब एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहां से फिर आप जब बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट में गजब की क्लियरिटी धीरे धीरे आने लगेगी। तो इस पॉइंट को कहीं पर साइड में जाके लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट को कहीं पर साइड में जाके लिख दीजिए, इसके नीचे ना लिखे, साइड में इधर उधर लिख दे। जल्दी से निपटाएंगे इसको, क्योंकि जहां पर भी आपको कोई बात, किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आएगा ना, वहीं पर आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी ऑर्गेनिक में। और जब तक आपको एक एक चीज समझ में आती रहेगी, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर बोल दीजिए, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, एक ही बात है। नॉन बॉन्डिंग मतलब जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया हो। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए, तो अब अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहले कौन सा एटम रहेगा? कार्बन। कौन सा एटम रहेगा? कार्बन। मेरे भाई कार्बन जब कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4। कितना बॉन्ड बना रहा होगा? 4। ये देखो 4 बॉन्ड बना दिए हैं। चाहे वो 4 सिग्मा हो, ये चारों के चारों, या बीच में पाई भी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन पर उस टाइम पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज
न्यूट्रल रहता है, वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और उस पर लोन पेयर भी कितने रहेंगे, 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर अपन बात करना चाहें, अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम करने हैं और ऑक्टेट कंप्लीट रखना है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना। आप बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है राइट नाउ? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट नाउ? अबे राक्षसों, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने, 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अगर मैं बॉन्ड कम करूंगा तो लोन पेयर बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बॉन्ड कितने कर दिए हैं, 3 बॉन्ड कर दिया और लोन पेयर लेकर आ गया हूं, तो उस केस में उसका ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। क्लियर? अगर कार्बन पर 3 बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। तो यहां पर इसके बॉन्ड कितने हैं, 3। चार्ज आया क्या क्या यहां पर, यस, माइनस चार्ज आ चुका है, -1। और यहां पर लोन पेयर कितना आ गया है, 1। तो देखो, अगर आपको बॉन्ड कम करने हैं तो फिर लोन पेयर बढ़ाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये किसकी कहानी है, कार्बन की। ध्यान से सुनना। फिर हमारे सामने कौन आता है, नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है बेटा। 3 बॉन्ड बनाता है तो कितना लोन पेयर रखता है, 1 लोन पेयर। जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया है कि नहीं है, 3 लोन पेयर के, सॉरी 3 बॉन्ड के साथ 1 लोन पेयर। चार्ज है इसके ऊपर, नहीं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लोन पेयर कितना है, 1। इधर देखो, इन दोनों में देखो, कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4। 4 के साथ इसका ऑक्टेट है कंप्लीट। नाइट्रोजन 3 के साथ करेगा, लेकिन जितने बॉन्ड कम हुए उतने लोन पेयर बढ़ा दिए। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कई बार आपके सामने नाइट्रोजन इस प्रकार से भी दिखाई देगा, नाइट्रोजन इस प्रकार से भी दिखाई देगा। मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लेकिन मैं यहां पर चाहता हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स घट जाएं। तो बताइए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटाऊंगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ाऊंगा। NH2 माइनस का नाम सुना है? NH2 माइनस, नाइट्रोजन पर माइनस, मतलब कितने लोन पेयर, 2। एक तो वो न्यूट्रल रखता है और एक माइनस के आने से आ जाएगा इसके ऊपर। अभी कितने बॉन्ड हैं, 2। देखो बॉन्ड घट गए, 3 से कितने हो गए, 2। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि लोन पेयर बढ़ जाएगा। लोन पेयर कितने हो गए हैं, 2। तो अगर कोई एटम अपने बॉन्ड्स कम करता है और लोन पेयर बढ़ा लेता है तो ऑक्टेट को कंप्लीट रख सकता है। बॉन्ड्स कम करेगा तो लोन पेयर बढ़ा लेगा। 3 बॉन्ड के साथ 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। छापिए, आगे बढ़ूंगा। आप बोलोगे सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेगा, वरना हाइब्रिडाइजेशन तो निकलेगी ही नहीं। ये बेसिक बातें हैं, जल्दी जल्दी छापेंगे। जल्दी मतलब जल्दी। लोन पेयर बढ़ा के बॉन्ड घटाए जा सकते हैं, ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। लोन पेयर को बढ़ा दो और बॉन्ड क्या कर दो, कम। देखो, 3 बॉन्ड के साथ 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर, ऑक्टेट दोनों में क्या है, कंप्लीट। निपटा दिए हैं क्या, पक्का? आगे बढ़ सकता हूं? ऑक्सीजन पर भी बात कर ले। नाइट्रोजन पर बात हो गई, ऑक्सीजन पर भी बातें कर ले, क्योंकि यही जो एटम है वो हमें बार बार क्या करेंगे, कन्फ्यूज। आगे नहीं बढ़ना है क्या, जल्दी करो देवी जी, यही थोड़ी रहना है। निपटा दिया है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। किस पर आ जाते हैं भाई साहब? ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाए तो बाय डिफॉल्ट उस पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। यह आईओसी में आपको बताया जाता है, क्लियर? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ये इस प्रकार से रहता है। तो इस केस में यहां पर अगर अपन बात करें, चार्ज कितना है, 0, और लोन पेयर कितने हैं, 2। अगर मुझे बॉन्ड कम करके ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या ये हो सकता है, हो सकता है। OH माइनस, अब देखो ऑक्सीजन पर अगर मैं माइनस चार्ज लेकर आ जाता हूं तो कितने लोन पेयर रहेंगे उस टाइम पर उसके ऊपर, 3। आगे बात समझ में? यहां बॉन्ड कितने थे बताओ, 2।
दो बॉन्ड और दो लोन पेयर थे। अब देखो बॉन्ड कितना हो गया है, एक, लेकिन लोन पेयर कितने हो गए हैं, तीन। तो देखो टोटल अगर अपन बात करें तो सेम रहेगा, 2 + 2 4, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां देखो 1 + 3 ऑक्टेट कंप्लीट। तो बॉन्ड कम करेंगे तो लोन पेयर बढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात को, जबरदस्त बात, अगर सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसका ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाता है CH3-, CH3-, इसको समझो। सबसे पहले कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ, चार। चार होते हैं। ऐसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऐसे लिखते हैं, पहला बॉन्ड किससे बना, हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड किससे बना, हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड किससे बना, हाइड्रोजन से। पक्का, यस। तो बताइए अगर ये तीन ही बॉन्ड बनाता तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता अनपेयर्ड, लेकिन इसने एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब समझते हो, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो इसका खुद का नहीं है। अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो बताइए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो जब उस पर नेगेटिव मतलब आपको क्या मानना है, लोन पेयर, लेकिन हमेशा नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। मान लीजिए अगर आपके सामने NH2- दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NH2-। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस लिखता हूं मैं तो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। पक्का। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहना। 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में रहेंगे, उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस प्रकार से स्पेसिफाई कर देता हूं। है 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। अगर ये केवल दो ही बॉन्ड बनाता तो एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है इसके पास। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो इसका आ गया नेगेटिव चार्ज। बताइए नेगेटिव चार्ज आते हैं कितने लोन पेयर आ गए इसके ऊपर, पता है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे कितने लोन पेयर लिखने पड़ेंगे, 2, वरना आपकी फाइल सुलट जाएगी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में। पक्का। चलिए ऑक्सीजन पर अगर अपन बात करना चाहें, OH- लिखा हुआ है, बता सकते हैं ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर यहां पर रहेंगे, कितने लोन पेयर रहेंगे। ये देखिए ऑक्सीजन की अगर अपन बात करना चाहें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल के अंदर, 6। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए एक बॉन्ड तो इसने किससे बना लिया, हाइड्रोजन से। अगर ये एक ही बॉन्ड बनाता, कोई चार्ज नहीं होता, तो 2 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितने लोन पेयर हो गए इसके ऊपर, 3 लोन पेयर। तो देखो अगर सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। बताओ फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान दोगे। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, पक्का। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। 8 8 8 8, मतलब सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट। तो ये आप लोगों के सामने रहने वाला है कंप्लीट ऑक्टेट। क्या रहने वाला है, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये बात मेरे भाई आप लोगों को समझ में आई। छापी आगे बढ़ो। वैसे सारी बातें आईओसी की हैं, सारी बातें किसकी हैं, आईओसी की। और मैं मानता हूं कि आपने आईओसी को जबरदस्त लेवल पर पढ़ा है, बस मैं तो आपको रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि आप सब गजनी स्टाइल है। इनफैक्ट गजनी के भी कुछ ना कुछ लगते हैं आप रिश्ते में, उसको तो 10 मिनट लगते थे भूलने में, आपके पास तो गजब का टैलेंट है, हाथों हाथ। इधर मास्टर ने बताया, उधर तुम बोले भूल गए। तो गजनी 2 का अगर सिक्वल बने तो तुम्हें ऑडिशन देने जरूर जाना है, बिकॉज यू आर द रियल कैरेक्टर। वहां पर ऑडिशन हो जाएगा, कैरेक्टर भी सिलेक्ट हो जाएगा, और तुम वहीं बैठे हुए मिलोगे। तुमसे पूछा जाएगा कि भैया किस लिए आए थे, कि भूल गए। ये है रियल कैरेक्टर तो भाई, इसको तो बोलने की जरूरत भी नहीं, भूल जाए तो पहले ही भूला हुआ है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अब नॉर्मली ऐसे लिखो, अब मिलता है कि ऐसे, वैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा NH2- पर तुझे पता होना चाहिए कितने इस पर लोन पेयर है, क्योंकि वरना तू हाइब्रिडाइजेशन ठीक से ना निकाल पाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन भले ही ना बने, लेकिन वो आपको आगे की सिक्वल जो रिएक्शंस आएंगी,
जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनमें कनेक्ट करके रखिएगा। निपटा दिए हो क्या? और धीरे धीरे लिखो, मैं जो लिख रहा हूं उससे भी दो चार बातें एक्स्ट्रा लिख रहे होगे तुम, कुछ लिख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि मैं तो समझा ही नहीं रहा हूं। कुछ खुद के समझने के बाद बाजू वाले को भी समझाते हैं कि मेरे भरोसे आया है सर, आपके भरोसे थोड़ी आया है, और ये हमारे संस्कार नहीं है। हमको समझ में आ जाए और बाजू वाले को समझ में ना आए, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारे संस्कार ये कहते हैं भले हमें समझ में ना आए लेकिन पड़ोसी को पूरा समझ में आना। कल हम सेलेक्ट हो गए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग, कितना सेल्फिश था, अपना सिलेक्शन करवा लिया, बाजू वाले के बारे में सोचा तक भी, सर हमारी तो इज्जत गिर जाएगी समाज में। तो ये संस्कार आप सिलेक्शन के बाद दिखाएं, अभी ध्यान पर छापने पर ध्यान दें। सेल्फिश बने रहें, अपने सिलेक्शन के बारे में सोचते रहें। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके से। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या सोचेंगे? क्या पॉजिटिव का मतलब हमेशा ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है? देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें कार्बन एटम के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? कार्बन एटम के बारे में। मेरे भाई, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो आप समझ लीजिए उसका ऑक्टेट क्या मिलेगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। कार्बन में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो कैसे भी आए पॉजिटिव चार्ज, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्बन पर अगर आपके लेवल पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि उसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। कार्बन पर अगर अपन बात करना चाहें पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के? यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? ए भाई साहब एकदम मतलब गजब लेवल के हो आप लोग। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? पक्का? पहला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीन बॉन्ड रखता है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? दो, तो चार, तो छह और एक सात। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन खो दिया है। पक्का? तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं और इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो बताओ कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया कि नहीं निकल गया? तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी से, पॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और जब भी कार्बन पर पॉजिटिव आए समझ लेना ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। राइट नाउ कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल? कितने? दो, तो चार और दो छह। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? छह। ऑक्टेट क्या रहने वाला है? इनकम्प्लीट। तो ये हमारे सामने रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? सुनते रहना मेरी बात को जबरदस्त लेवल पर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम नहीं है। उधर बात करते हैं। अभी देखो इस कार्बन के बॉन्ड गिनो कितने हैं? एक, दो, तीन। तीन बॉन्ड हैं। पॉजिटिव आ गया मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट कार्बन पर डेफिनेटली बोल दे। तो बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फिलहाल? छह इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कितने बॉन्ड हैं? एक, दो, तीन। इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सीधी सी बात है। कार्बन पर पॉजिटिव कब आएगा? जब उसके टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? तीन। देख ले, तीन के तीन सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अगर अपन बात करें दो सिग्मा एक पाई, लेकिन है तीन अभी भी। यहां पर एक सिग्मा और दो, लेकिन है अभी भी तीन। तो कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब उसके तीन बॉन्ड बने हुए। कितने बॉन्ड बने हुए? क्या बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बेसिक लेवल पर है, लेकिन ये बातें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर वैलिड नहीं होती है। पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी छापेंगे भाई, टाइम नहीं है, मतलब है ही नहीं अपने पास, टाइम नहीं है। बहुत बेसिक लेवल से आगे बढ़ते हुए हम, अगर आपने थोड़ा सा भी केमिकल बॉन्डिंग प्लस वन में पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लुईस स्ट्रक्चर अगर आपने बनाई है तो चीजें क्लियर होती हुई चल रही है। तो कार्बन पर पॉजिटिव मतलब मान बैठोगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और सेकंड पीरियड एटम पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। पक्का? अब ये बातें कहां आएंगे आपके काम पता है? जब आप पढ़ रहे होंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वहां 50% जनता को यह नहीं पता चलता कि ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। पॉइंट्स तो लिख लेते हैं लेकिन चमकता नहीं। चमकता इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। आप बस स्पीड पे ध्यान दें, धनाधन छापते हुए आगे बढ़े। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? अगर आपको छापने में समय लगेगा तो फिर सिलेक्शन में भी आपको क्या लगेगा? समय। फिर आप पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन जाएंगे।
बहुत सारे लोग एक साल थोड़ी सिलेक्शन लेके जाते कोटा, 5 साल बिताते हैं। क्या बिताते हैं? 5 साल। प्रो वालों से मिलो, वो बताएंगे तुमको, बोल देंगे कुछ तो घर बार जाके बोल देते हैं कि पापा इतनी जल्दी एडमिशन नहीं हो रहा है, बाजू में भैया जी से मिले हम, आप ही की उम्र के हैं वो, और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत कीजिए, टाइम लगेगा हमें। क्या लगेगा? अगर धीरे लिखोगे तो टाइम तो लगेगा। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए, अब ये मत सोचना किसी एटम पर पॉजिटिव है तो वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। हाँ, वो एटम कार्बन है तो तुम मान ले ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। लेकिन बाकी पर ऐसी बातें मत करना। क्यों ना करूं सर? मैं बता रहा हूं। अब आ जाते हैं किस पर? ऑक्सीजन पर। क्या आ जाते हैं? ऑक्सीजन पर। देखिए, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, दिस सब्जेक्ट इज एक्सपेरिमेंटल। इस पे ज्यादा फीलिंग्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ बाहर आके बोलते हैं सर फील नहीं आ रहा, तो फील ही आएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा भाई। क्योंकि यहां हर थोड़ी देर बाद तेरी फीलिंग हर्ट होने वाली है। तूने सोचा, ये तेरी पहली गलती है। सोचने से काम नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक में समझना पड़ेगा। अब कार्बन पर पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो तूने सोचा कि ऑक्सीजन पर भी ये बात कर लेता हूं, नहीं, नहीं कर सकता। देख, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है बेटा, ऑक्सीजन जब कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 2 लोन पे रखता है, दुनिया जानती है इस बात को, यस। तो अगर मैं इसका एक बॉन्ड और बढ़ा दूं, अगर मैं इसका एक बॉन्ड और बढ़ा दूं, H प्लस ले आऊं और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो शेयर कर दे, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। होगी कि नहीं होगी? कितने बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन के? 3। डोनर पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। और एक्सेप्टर पर माइनस। तो पहले प्लस था, न्यूट्रल हो गया। इस पर कैसा आ गया? पॉजिटिव। बताओ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है कि नहीं है? कितने बॉन्ड बने हुए ऑक्सीजन के बताओ? 1 2 3। तो क्या बोल दोगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? क्या बोल दोगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? नहीं। देखो, 2 तो 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे भाई। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या रहेगा? कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात समझ में? यानी कि अगर ऑक्सीजन पर बॉन्ड बढ़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 से बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। लेकिन बॉन्ड घटा के पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, अभी आप देखते रहना ध्यान से मेरी बात को। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे थोड़ी देर पहले तुमने? 6 बताए थे कि नहीं बताए थे? एक यहां पर बॉन्ड बना दूं हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2, तो 4, 5, 6 और 7। पक्का? और मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो यहां से, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो पहले बताओ इलेक्ट्रॉन के निकलने से कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पक्का? अब बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और क्या रहेगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या रहेगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या समझाना चाह रहे हो सर? कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव का मतलब हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो बॉन्ड बढ़ा के पॉजिटिव लाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉन्ड घटा के पॉजिटिव लाए तो दिक्कत है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये कार्बन जैसा नहीं है, ये कार्बन जैसा नहीं है। आई बात समझ में? जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर रखेगा? 1। पक्का? और ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट। आते हैं नाइट्रोजन पर। किस पर आते हैं? नाइट्रोजन पर। देखिए, बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजन अगर अपन बात करना चाहें तो नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 5 कौन बोल रहा है भाई? राक्षस। सेकेंड पीरियड एटम के 5 बॉन्ड बना भी सकता है कोई? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सेकेंड पीरियड वाला? मैक्स टू मैक्स 8। 5 बॉन्ड की बात कर रहा है। अभी 3 बॉन्ड के साथ एक क्या है? लोन पेयर। मान लीजिए इसके पास कोई H प्लस आ जाए और उसको बोल दे कि गिव मी योर लोन पेयर, और ये मना ना करता। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताओ डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? बताया नहीं आपने? डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर नेगेटिव, तो वो तो न्यूट्रल हो गया। और डोनर पर कैसा आ गया? प्लस। बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या कहना चाहता हूं? कंप्लीट ऑक्टेट। पक्का? यस। तो यहां पर ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। मतलब सर नाइट्रोजन भी कार्बन जैसा नहीं है कि पॉजिटिव देखते बोल दो इनकम्प्लीट, नहीं, देखना पड़ेगा बॉन्ड कितने हैं। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के पॉजिटिव लाता है तो कोई दिक्कत,
3 से बॉन्ड बढ़ा दिया है, तो आप जानते हैं बॉन्ड बढ़ेगा तो लोन पेयर कम हो जाएगा, बॉन्ड फिर ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8। पक्का। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करना चाहे, वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं, ये हमारे सामने रहता है, ठीक है। पहला बॉन्ड बनाया, ये बना दिया, दूसरा बॉन्ड बनाया, ये बना दिया, 2 बॉन्ड बना लिए। बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो कैसा चार्ज आ जाएगा, अरे बता तो दे, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो पॉजिटिव 2 तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से, 3 से बॉन्ड कितने हो गए, 4, और 3 से बॉन्ड कितने हो गए, 2। तो 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बता सकते हैं इसके वैलेंस सेल में कितने हैं, 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकम्प्लीट। कैसा ऑक्टेट रहेगा, इनकम्प्लीट, हाँ या ना। तो भाई साहब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में। इन पे पॉजिटिव के साथ ऑक्टेट कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, पॉजिटिव के साथ ऑक्टेट कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी। तो ऐसे ध्यान रखो, ऑक्सीजन एक बॉन्ड के साथ अगर अपन बात करना चाहें पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बॉन्ड जितने बनाता है अगर उससे ज्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोवैलेंसी को बढ़ा लेगा तो पॉजिटिव चलेगा, लेकिन कोवैलेंसी को घटा देगा तो नहीं चलेगा। क्या बात आपको समझ में आई, एक बार मेरे को रिकॉल करवाएंगे। कार्बन पर पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट, सोचने की जरूरत थी, कितने बॉन्ड रखेगा, 3। तो देखो बॉन्ड को घटा के पॉजिटिव करेगा, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक बॉन्ड घटा दिया पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम। बॉन्ड को घटा के पॉजिटिव लाओगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिलेगा, और बॉन्ड को बढ़ा के लाओगे तो कंप्लीट मिलेगा। क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव मान चुके हो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नहीं, देखना, हाँ या ना। क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव मान चुके हो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नहीं, देखना, छापिए, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे +1 में आप लोगों के सामने बातें की गई होंगी ग्रोथ में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बातें हो रही है। तो ये तो आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि पहले आपने कितनी पढ़ाई की और कितनी नहीं की है। अगर अब भी आप दिमाग लगा रहे हो, पढ़ने की आपके अंदर इच्छा है, तो आप सिलेक्शन ला सकते हैं। अगर आप नहीं लाना चाहते तो फिर कोई आपसे सिलेक्शन नहीं निकलवा सकता भाई। पहले आपको खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पहले आपको खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, गधे से गधे और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे दोनों को पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाना ही है। टॉपर्स को भी पढ़ाया ही जाता है, और कंटेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि उधर कुछ अलग पढ़ाओगे या इधर कुछ अलग पढ़ाओगे ना, जितना पढ़ाऊंगा आपके बेनिफिट के लिए पढ़ाऊंगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना, और इधर उधर के नोट्स कंपेयर मत करना, उसमें तुम्हारी बर्बादी लिखी होगी। पूछना जरूर, अगर कोई चीज नहीं पढ़ाई है तो पूछना जरूर, चेक जरूर करना कि मुझे आती है कि नहीं आती, ये आपका अधिकार है। निपटा दिया है क्या। अब ये मत सोचना क्या ये स्पीशीज बनती है कि नहीं बनती है, वो तो बातें ही, इस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, इस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उससे कोई मतलब। मैं जो बात समझा रहा हूं वहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। निपटा दिए हो क्या सभी ने, अब निपटाया क्या, और धीरे धीरे लिखो भाई, क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हारी सेट हो गई कि आज तो पहली क्लास है, पढ़ा कैसे सकता है, अभी तो तुझे धीरे धीरे चलना है।
अभी तो तुझे हमारी स्पीड से मैच करना है, हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, तुझे अपना जैसा बनाएंगे। यही सोच रहे हो क्या? गलत सोच रहे हो, मैं आगे निकल जाऊंगा। अब बढ़ सकता हूं आगे। अब आपको बताना है कहां किस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अब आएंगे रियल एग्जांपल्स। क्या आएंगे? रियल एग्जांपल्स। अभी तक तो हो सकता है जो एग्जांपल आपके सामने हो वो हाइपोथेटिकल हो, आप जाने आपका काम जाने। आपको बताना है कहां कहां पर किस किस का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। दिमाग आप लोगों के पास है, और चलाइए। मैं बीच में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल में ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ाएंगे, अपन जीरो से चलेंगे। पहले वाले में जिन एटम्स को मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं उनके बताने आपको, बाकी नहीं बताना। जिनको रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं उनके ऑक्टेट को लेकर आपको चर्चाएं करनी है। जिनको रेड कलर से मेंशन किया गया है उनके ऑक्टेट संबंधित बातें आपको बतानी पड़ेंगी। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे भाई, इसमें भी टाइम लगेगा तो फिर सिलेक्शन में टाइम लग जाएगा। क्या बोला मैंने? सिलेक्शन में टाइम लग जाएगा। टाइम लगने का मतलब 1-2 साल लगना। बताइए पहले वाले के बारे में आपके क्या ख्यालात है? पहले वाले में, पहले वाले में इसमें बताओ, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 6। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहां पर रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या रहेगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट आप लोगों के सामने रहने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट में बताइए, इधर बताओ क्या ख्यालात हैं। कितने बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन ने? 3। 3 के साथ पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। 3 के साथ पॉजिटिव तो कितना लोन पेयर रखेगा? एक लोन पेयर। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। अच्छा, एक बॉन्ड के साथ नेगेटिव में कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ए, गर्दन तोड़ दूंगा, इनकम्प्लीट। नेगेटिव चार्ज है। थोड़ी देर पहले बता के आया था गजनी स्टाइल लोगों कि सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट। पता नहीं कहां से पोए कचौरियां खा के आए हो, अलग ही नशे की बातें कर रहे हैं आप लोग। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोन पेयर मिलेंगे आपको वैलेंस शेल में? 3। पक्का? चलिए इधर बताइए, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में लोन पेयर कितना मिलेगा? 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट। पक्का? बताओ इस ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल आता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दो लोन पेयर तो नॉर्मली रखता ही है ये, और एक बॉन्ड घटा के नेगेटिव लाओगे मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर बढ़ जाएगा। इधर बताओ नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है? 4। 4 बॉन्ड का मतलब तो ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखते ही पहचान जाएंगे भाई किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका इनकम्प्लीट है। तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो बाकी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये नहीं आएगा तो बाकी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लाइक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने पड़ते हैं। तो वहां हमारी फाइल निपटती हुई नजर आएगी। निपटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। क्या रहेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। जल्दी से निपटाएंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहने वाला है दैट विल बी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता क्या है। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। निपटा दिया है ना? वो तो नहीं निपटाया था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये लीजिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। स्ट्रक्चरल
फॉर्मूलाज। यहां से अब हम बात शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज का मतलब है कि आप स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं। पहले आपके दिमाग में दो बातें क्लियर होनी चाहिए। एक वर्ड होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने एक वर्ड होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या? एक मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। पीछे विजिबल तो है ना भाई? ठीक है। एक मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग? अलग अलग। तो आप देखिए हमारी हेडिंग है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला? सुनना, C3H6O, इसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, जो आपको केवल यह बताता है कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। यह केवल आपको यह इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। दैट्स इट। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इट हैज नथिंग टू डू विद कनेक्टिविटी, विद बॉन्डिंग सीक्वेंस। इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं, ये कभी भी आपको नहीं बताएगा। बस ये इतना बताएगा कि इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर इतने एलिमेंट्स के इतने एटम्स हैं। इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आपको किसके बारे में बताता है? जो आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में बताता है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग के बारे में आपके सामने बातें करता है। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग के बारे में आप लोगों के सामने यहां पर बातें करेगा। देखिए वर्ड आपको समझ में आने बहुत जरूरी है, वरना आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। किसके बारे में बात करेगा? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग। आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा आपने, वहां पर डेफिनेशन क्या आती है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल। तो आपको ये तो पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होते क्या है। अब देखो इसी के में तो ये बताया है, इसी से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या बनाए जा सकते हैं। ये बनाया जा सकता है जो कि आपको किसके बारे में बता रहा है? बॉन्डिंग के बारे में। ये जो आपने लिखा है ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस मोलिकुलर फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आप मेरे भाई ये भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनते जाए। देखो एटम्स गिनो, कार्बन के कितने एटम्स है हमारे सामने। अगर अपन बात करना चाहें कार्बन के कितने एटम्स रहने वाले हैं, इसके अंदर गौर से देखिएगा। कितने एटम्स रहने वाले हैं? 3। पक्का। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। और हाइड्रोजन जितने थे 6 के 6 है कि नहीं है? ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। देखते जाओ। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप ये भी तो बना सकते हैं। आप ये भी तो, ये देखो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस क्लियर हुआ? दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये किसके बारे में नहीं बताता? बॉन्ड, कि किसने किसके साथ बॉन्ड बनाया है। जैसे ये आपको साफ साफ बता रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड है? डबल। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये कह रहा है किसी के बीच में ही डबल बॉन्ड, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बॉन्डिंग के बारे में बताता है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग बताता है, या आप ये कह सकते हैं ये आपको क्या बताता है? बॉन्डिंग पैटर्न। क्या बताता है? बॉन्डिंग पैटर्न, कि भाई साहब कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये जब बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को भी लिखने के अलग अलग क्या हो सकते हैं? टाइप। जैसे सबसे पहला टाइप अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आता है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पता है आप तो दिल से चाहेंगे क्या कि ऐसे ही वो लिखे, लेकिन वो कभी लिखेगा नहीं, कभी नहीं लिखेगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब किसके साथ किसके कितने और कैसे बॉन्ड बने सब बता देगा। मतलब अंधा इंसान भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखकर सिग्मा पाई और लोन पेयर बता सकता है सारे कैसे लिखा जाता है, लेकिन वो कभी आपको लिखकर नहीं देगा। दूसरा हमारे सामने आता है कंडेंस्ड। कौन सा आता है? कंडेंस्ड। नाम तो सुने ही होंगे तुमने, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे भाई इसमें कुछ बॉन्ड हम क्या कर देते हैं? गायब, अपनी इच्छा अनुसार
हम बात करेंगे इस पर अभी डिटेल में। और थर्ड नंबर पर हमारे सामने आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, आप इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों नाम एटलीस्ट आपने जीवन में सुने जरूर होंगे। सुने कि नहीं सुने हैं? तो अभी तो मैंने केवल ये डिफरेंस क्लियर किया है कि बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग टर्म होती है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग टर्म होती है। तो अलग अलग है क्योंकि ऑर्गेनिक में बच्चों को चमकता नहीं है। तो पहले यहां तक चापिए, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी, जल्दी का मतलब जल्दी होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताता है विच एटम्स आर बॉन्डेड टू विच, कि कौन से एटम किसके साथ जुड़े हुए हैं। जो कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी नहीं बताता कि किसके बीच में बॉन्ड है या नहीं, बताता ही नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताता है। अब नाम में ही है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे भाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। और कंडेंस्ड का मतलब चीजों को गायब किया जाएगा। चीजों को क्या किया जाएगा? गायब किया जाएगा। निपटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखेंगे। कुछ लोग तो अभी घर से आए होंगे तो घर से खाने का सामान लाए होंगे, उनसे इंतजार नहीं हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब ये फ्री करे और जाके मैं खाऊं। या पेरेंट्स आए होंगे छोड़ने के लिए, कितने लोगों के पेरेंट्स आए छोड़ने के लिए? हाँ, उनको जल्दी है कि जाके मिलना है हमको, शायद हमको साथ वापिस ही ले जाएं। किस समय में पता नहीं हमने गलती से बोल दिया था कि डॉक्टर बनना है और पेरेंट्स ने इतना सीरियसली ले लिया, बाकी किसी बात को नहीं लिया। इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, हमारे बस्ते पैक करके कोटा ले आए कि नहीं अब तो तुझे डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। उसके बाद हमने कई बार बोला कि हमें वापस घर जाना है, वो सुना तक भी नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए अब अपन क्या करेंगे, कंप्लीट और कंडेंस को एक साथ लेकर चलेंगे। कंप्लीट और कंडेंस को एक साथ लेकर चलेंगे। एक साइड में लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला, एक साइड में लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट और कंडेंस। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए लीजिए आगे बढ़ गया हूं मैं। यहां पर तो मैं एमएफ का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या लिखूंगा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। और यहां पर कौन सा लिखूंगा? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान से सुनते रहेंगे, बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। मान लीजिए आपके सामने एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10। क्या दिया हुआ है? C4H10। तो ये तो दिखते ही आपको पता चल जाएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताएगा बॉन्डिंग सीक्वेंस के बारे में कि भाई ये 4 कार्बन और आपके 10 हाइड्रोजन जुड़े कैसे हैं, ठीक है। एक होगा कंप्लीट जो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, मतलब अंधा इंसान भी देख के बता देगा कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये देखिए कि भाई ये इस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। किस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं? ये इस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं। आप कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लो, बराबर है क्या? 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आ गए हैं क्या? अब एक बार सोचो, अगर ये स्ट्रक्चर देखकर तुमसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं हो गया? अब इसमें उसी का क्वेश्चन गलत होगा जिसकी काउंटिंग गलत आती है। तुरंत सारे सिग्मा गिने जाएंगे नहीं गिने जाएंगे? कितने पाई है गिन के बता देगा। लेकिन आप जानते हैं जब वो पूछता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो ऐसा कभी नहीं बनाता। हालांकि आप तो चाहते हैं कि ऐसा बनाए, लेकिन वो कभी बनाता। अब इसको करेगा कंडेंस। क्या करेगा? कंडेंस। जब हम कंडेंस करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। हमें चलना होता है लेफ्ट से राइट। आगे बात समझ, कहां चलना होता है? हम जाएंगे लेफ्ट से राइट। आगे बात समझ। दूसरी बात, जो सेंट्रल एटम है उस पर जो एटम जुड़े हुए हैं उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे ये सेंट्रल एटम है, आप बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं?
तो इन हाइड्रोजन को अलग अलग लिखने की जरूरत, एक साथ लिखें। सुनना, सेंट्रल एटम पहले लिखा गया, यस, उस पर जुड़े हुए एक जैसे एटम्स को एक साथ लिखा जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो सबस्क्रिप्ट के तौर पर 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए, क्या आपने यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गायब कर दिए हैं? यस, बॉन्ड आप अपनी सुविधा के अनुसार गायब कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं? 3, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चले तो 3 तो हाइड्रोजन और एक क्या है? कार्बन। तो ये देखो, कार्बन के साथ कार्बन वाला बॉन्ड दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर आपने हाइड्रोजन के साथ नहीं दिखाई, कार्बन वाला क्यों दिखा दिया? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं वो बॉन्ड दिखाऊंगा और जो चाहूं वो बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कार्बन का बॉन्ड दिखा दिया। अब बताओ, इस कार्बन पर 2 तो क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। एक जैसे है क्या? तो अलग अलग लिखने की जरूरत, सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन 2। ठीक है, और एक क्या जुड़ा हुआ है इसके ऊपर बताओ? कार्बन। तो देखो, कार्बन वाला बॉन्ड मैंने दिखा दिया। टोटल बॉन्ड 4 हो गए, पीछे कार्बन से 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से। अब इस कार्बन पर बताओ 2 क्या जुड़े हुए हैं? बताइए क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। तो ये ले भाई साहब, 2 तो क्या जोड़ दिए, और एक आगे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो ये आगे जोड़ दिया कार्बन, 4 हो गए इसके भी। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3, तो ये इधर इसके इस साइड लिखे जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। देखो, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंडेंस। अब इसको और कंडेंस कर सकता है। अभी तो कौन से बॉन्ड गायब किए हैं? कार्बन हाइड्रोजन। क्या सर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी गायब कर सकते हैं? सब गायब कर दूंगा मैं, देखता जब धीरे धीरे। और कंडेंस कर सकता हूं मैं इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, CH2, CH2 एंड CH3। पक्का? जी हाँ। और भी कंडेंस कर सकते हो सर? हाँ, और भी कंडेंस कर दूंगा। कैसे? देखो, CH2 एक जैसा है, कितनी बार आया है? तो बोलता अलग अलग मत लिख, ऐसे लिख CH3, CH2 होल ट्वाइस CH3। ये होता है कंडेंस। अब सोचो, एक ये देकर पूछे सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या, और एक ये देकर पूछे सिग्मा बॉन्ड की संख्या, वही क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग, निपटा जाएगा बहुत सारे लोगों को। निपट जाओगे कि नहीं निपट जाओगे? अभी सुनते रहेंगे मेरी बात को। इसी में अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार से लिखा जा सकता था, इसी का एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बन सकता है। इसी का अगर अपन बात करना चाहें तो एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बन सकता है। यहां पर अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, यहां पर अगर अपन बात करें इस प्रकार से, आप इसको अब कंडेंस करने की कोशिश करेंगे। कहां से कहां चलेंगे थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे मेरे लिए। किधर चलना है? लेफ्ट से राइट चले। बताइए, सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन। कितने हाइड्रोजन है उसके ऊपर? 3, तो ये लिख दिया कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। आगे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। पक्का? जी हाँ। उस कार्बन पर एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और नीचे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। और उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3, तो इसको ऐसे लिख दो CH3। बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। आगे बढ़ो, उससे आगे कौन है? कार्बन। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। आप नॉर्मली देखते होंगे ऐसा लिखा हुआ था जब आप आईयूपैक नेम लिखते हैं, लेकिन इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है। हाँ, इस कार्बन पर देखो कितने CH3 है, अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? ऐसे तो लिख सकता है CH3, कितने हैं इसके ऊपर? 3, और ऐसा CH लिख देगा नहीं लिख देगा? सुलट जाएगी फाइल जब हमसे सिग्मा पाई पूछ लेगा तो मेरे भाई। यही करता है, कोई भारी काम छापो, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी छापेंगे। ये जो बैठे बैठे नींद पूरी कर रहे हैं ना, इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। अलर्ट मोड पे रहना है, वरना बाद में तुम्हारे चेहरे जूते जैसे हो जाएंगे जब ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। नई नोटबुक लगाते हो तब तो लगता है कि इसमें तो सब समझ में आएगा। नया नोटबुक लगाया है मैंने, बहुत आराम से लिखूंगा इसमें। फिर 3-4 दिन तक तो प्रयास करते हो, उसके बाद गायब हो जाता है मामला, कोई मतलब नहीं है, वैसे लिखेंगे। जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आएगा अगर आपने खुद ने समझने की सोच ली है तो। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? पक्का? अब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि ये कंप्लीट फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर इसका कंडेंस बना के दीजिए, नहीं। लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि लिखा हुआ क्या है। कल इसका आईयूपैक नेम पूछ लेगा, फैल गया राइट अपना तो। सिग्मा पाई पूछ लेगा, फैल जाएगा रायता।
निपटा दिए हो क्या? जल्दी जल्दी लिखेंगे। जल्दी का मतलब जल्दी। तो कंडेंस का तो कोई मतलब वो खास नहीं है, जितने बॉन्ड दिखाना चाहो दिखा सकते हो, जितना गायब करने चाहो गायब किए जा सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये बॉन्ड दिखाना ही है और ये बॉन्ड नहीं दिखाना है। अपने ऊपर है, जो बॉन्ड दिखाना चाहो दिखा दो, जो नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? कितने लोगों ने छापा है? जल्दी कर। तो ऐसे यूं करके यूं यूं देखते हैं कि अकेला हुआ तो मैं यूं नीचे हाथ ही कर लूंगा कि मेरा साथ देने वाले कितने बैठे हैं। यार कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तुम लिख देना खुद से काउंट करके। मैं आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रहा हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें इसका आयुपैक नेम पूछा, उसने क्या पूछा है? आयुपैक नेम। लीजिए मेरे भाई, बनाइए इसकी कंडेंस फॉर्म। कैसे कैसे इसको कंडेंस किया जा सकता है, चलाइए थोड़ा सा दिमाग, चलाइए चलाइए, चलेगा ये दिमाग। कंडेंस करो, कहां से कहां जाना है? लेफ्ट टू राइट। सेंट्रल एटम पर जो जुड़े हुए उनको उसी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। निपटा दिया है क्या? पक्का? देखो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। ऐसे लिख दूं? यस। किस पर जुड़ा हुआ आगे? कार्बन। उस पे ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। ऐसे लिख दूं? CH3? जी हाँ। नीचे आ जाओ, ये कौन है? कार्बन। इस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। ऐसे लिख दूं? आगे चलो, ये कौन है? कार्बन। इस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। ऐसे लिख दूंगा क्या? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब बताओ, इस पर CH3 एक जैसे कितने हैं? 4। तो ऐसे लिख दूं CH3 होल 4 और कार्बन। पक्का? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब अपन धीरे धीरे आगे चीजों को समझते हुए बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें किस प्रकार से बातें होंगी? अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, उस पर भी चर्चाएं अपनी होनी ही चाहिए। चले दिमाग को। भाई पेन चलाओ, पेन नहीं चलाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। एक क्वेश्चन भी बेटा अगर आपने खुद से कर लिया तो समझो ऑर्गेनिक समझ में आ गई, एक क्वेश्चन भी। और अगर आपने एक क्वेश्चन भी नहीं किया ना, तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं, आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आपको कद्दू कुछ नहीं चमकेगा। ये लिख के घर चले जाओगे, अगली साल फिर लिख लोगे, उससे अगली साल फिर लिख लोगे, मास्टर बदलते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने गलती से हिम्मत से एक बार भी लिखने की सोच ली कि कैसे लिख रहे हैं सर, मैं भी ट्राई करता हूं, समझ में आने लग जाएंगी चीजें। पेन चलाओगे तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, पेन चलाओगे तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। बताइए पहले वाले में किस प्रकार की बातें की जा सकती है? लेफ्ट टू राइट आओ। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। ऐसे लिख सकता हूं। फिर कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ऐसे दिखा सकता हूं CH3, दिखा सकता हूं इसको? यस। और कंडेंस कर सकता हूं? जी हाँ। ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH CH CH3, ये मेरा मतलब है। अब तुझे पता करना पड़ेगा कि इनमें कितने बॉन्ड है। सारे बॉन्ड गायब कर दिए मैंने, तो तुझे पता है कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4। तो उतने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे फिर आपने आप। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें, ऐसे लिख सकता हूं CH3 और CN, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
ये देखो, अब बच्चा यहां हो जाता है कंफ्यूज, उसको लगता है कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड ही नहीं है। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? कंडेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आए, बोले आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस गिवन कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड का तो पता है बच्चा कौन सा काउंट कर लेता है? एक। इस ऐसे लिखता है इसको, तुरंत साइंटिस्ट बन जाता है यू। ये लिख देता है। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4। पाई, पाई तो है ही, पाई तो, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में तो बॉन्ड मान ही नहीं रहा। तो मूर्ख इंसान इधर आ, ये बिना बॉन्ड के क्या ऐसे भाईचारे से जुड़े हुए हैं क्या? तो एटम्स बिना बॉन्ड के जुड़ सकते हैं क्या? तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड रहे जो तुमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में गायब कर रखे हैं। तो अगर आपसे पूछे बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो ये तो पहला सिग्मा और दूसरा क्या है, इतना ही करना उसको, कि इस बोलेगा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, पूछ सकता है, क्योंकि हर किसी को निपटाना उसका मकसद। 100 में से मान लो कि 10 to 20% को यहां निपटा देगा, बाकी की व्यवस्था अगले क्वेश्चन में करके रखेगा। जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन सबका गलत हो, हर किसी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, अलग अलग। बताओ इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। फिर कार्बन कार्बन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर उस पर भी कितने हाइड्रोजन है? 3। ऐसे लिख सकता हूं? यस। तो फिर सर लिखने को तो आप ऐसे भी लिख दोगे, बिल्कुल लिख दूंगा मैं तो। अब तुझे पहचानना पड़ेगा कि इन पर कितने कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, क्योंकि 4 बॉन्ड टोटल बनाने ही पड़ेंगे। और शुरुआत किया था, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। सिग्मा पाई बॉन्ड सबको मिलाकर, सिग्मा और पाई बॉन्ड सबको मिलाकर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, यहां पर आप लोगों के सामने इस प्रकार से लिखा गया है, जल्दी से जल्दी निपटाएंगे, बातें मत करो भाई, बातें मत कीजिए। इतने दिनों बाद आए हो मुझे पता है, लेकिन अपन स्टार्टिंग से टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि शुरुआत में तो धीरे धीरे चलो और आखिर में फिर ऐसा चलो कि तुम मुझे पकड़ ही ना पाओ। शुरुआत से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लिखिए मेरे भाई कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, लिख दीजिए इनके कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, जल्दी मतलब जल्दी कीजिए, कितना कंडेंस कर सकते हो, जितना कंडेंस कर सकते हो उतना कंडेंस करने की कोशिश करें। अब देखो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितना आसान था, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ लेता है, ऐसे लिख के देखो, ऐसे लिख के पूछेगा, इससे बढ़िया ये ना बता देगा फोर्थ आंसर सही है। इतना भी इजी एक्सपेक्ट मत कीजिए भाई। चलाओ दिमाग को, चल रहा है क्या? चलाना पड़ेगा इसको। पैदा होने के बाद अभी तक आपने इसका इस्तेमाल तो किया नहीं है, तो जंग लग गया है इसको। क्या लग गया है? अब ये चल नहीं रहा है, घुटनों की तरफ निकल गया है ये, और घुटने तुम्हारे काम करते नहीं। जो बच्चा खुद से कोशिश कर रहा है ना, यकीन मानिए उसको समझ में आ रहा है। पहली बार में गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार जब उसका आंसर मैच करेगा ना, कॉन्फिडेंस अलग होगा उसका कि आज तो भाई साहब पहली बार जीवन में समझ में आया है। बताइए किस प्रकार से चले, इधर से इधर चले, लेफ्ट टू राइट। तो बताओ कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 लगा दूं। नेक्स्ट कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक क्या लगा हुआ है? OH। ये देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी गायब कर दिया मैंने, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर है तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, उधर कार्बन पर मत चिपका देना, ठीक है। आगे फिर कौन है? कार्बन, तो ये लिखा जाएगा CH2। और फिर आगे कौन आएगा? और कंडेंस कर सकता हूं? यस, ऐसे देखो CH3, फिर CH, और इसी के ऊपर कौन लगा हुआ है? OH, तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा मुझे, क्लियर कि भाई ये OH इस कार्बन के ऊपर है तो उसी के बाद आया है। फिर आगे कौन है हमारे सामने बताओ? CH2, फिर आगे कौन है? CH3, दैट्स इट, परेशान होने की जरूरत ही। नीचे वाले क्वेश्चन पर बात कीजिए, लेफ्ट टू राइट जाना है मेरे भाई, किधर जाना है? लेफ्ट टू राइट। तो बताइए सबसे पहले कैसे लिखेंगे? CH3, फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर CO CH3, ऐसे लिखा जा सकता है? यस।
अभी तक केवल क्या किया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गायब किए मैंने। ये तीनों हाइड्रोजन इस पर दिखा दिए, तीनों हाइड्रोजन इस पर दिखा दीजिए। और कंडेंस किया जा सकता है, जी हाँ, लेफ्ट टू राइट आते जाओ, क्या लिखेंगे, CH3। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, और एक क्या है, कार्बन। फिर उस कार्बन पर बताओ कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ये दिख दिया ऑक्सीजन। फिर उस ऑक्सीजन पर कौन है, कार्बन। फिर उस कार्बन पर क्या है, ऑक्सीजन, और फिर कौन है, CH3। ऐसे लिखा जा सकता है, यस। मैं बताऊं, ऐसा लिखकर अगर आयुपैक नेम पूछ लेगा ना, फाइल उल्टा देगा, पता भी नहीं लगेगा एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। नेक्स्ट आप बताओ, इस पर गौर से देखो, ये दोनों ग्रुप इसी पर जुड़े हुए हैं क्या, इसी पर जुड़े हुए। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, CH3 कार्बन, और उस पर क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे कितने ग्रुप हैं, 2, और ये लगा दिया ऑक्सीजन। ऐसे भी कर सकता है, उसका खेल है भाई, रिएक्शन में यही निपटा देगा तुम लोगों को। इधर बताओ कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहां पर है CH3 NHCH3, पक्का जी। और कंडेंस किया जा सकता है, यस, CH3 होल ट्वाइस NH। अब आपको समझ में आया कुछ, यहां से यहां जैसे पहुंचे वैसे यहां से यहां पहुंचे। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। किसी को भी अभी तक जो पढ़ाया है उसमें अगर हल्की सी भी दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। क्या, CH2O, CH2O लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप एक बात समझिए, ये जो H है ये ऑक्सीजन पर है कि कार्बन पर है, तो ऑक्सीजन के बाद लिखा जाएगा ना, कार्बन पर थोड़ी लिखा जाएगा। आपको लेफ्ट टू राइट जुड़ना है, तो आप इधर से इधर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन किस पर है, कार्बन पर, तो कार्बन पर दिखाएंगे। फिर इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक, तो वो दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। अब ये जो है हाइड्रोजन, ये कार्बन पर नहीं है, ये ऑक्सीजन पर है। आगे बात समझ में। तो आप ये सोचो ना कि आपको कल यहां से वहां भी जाना पड़ सकता है, तो रिवर्स प्रोसेस आप ठीक से कर पाए। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे सामने कौन सा था, बॉन्ड, सॉरी, कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। टाइम कितने बजे होगा, चलिए तो लिखेंगे नेक्स्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सबके चेहरे देखो जूते जैसे हो गए, राक्षस। फिर बोलेंगे हम बनेंगे डॉक्टर, क्या बनेंगे, डॉक्टर। इतना आसान, 2% से भी कम है सक्सेस रेशियो, 100 में से 2 का। इस रूम में से किसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। क्या कह रहे हो सर, बाहर मिलो हमको। ये कहने वाले बहुत अच्छे लगते हैं कि इस रूम में हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आप जानते हैं, जोर मार के 2% सिलेक्शन रेशियो, और कोटा में तो सिलेक्शन रेशियो और भी कम है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके आसपास रहने वाले, आपके आसपास रहने वाले हर कोई ये कहता है वो मिलेगा, छोड़ना यार क्या करेगा पढ़ के, चलो घूम के आते हैं। वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं है। वो सोच लो, वो 98% लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ पर 2% है जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन निकाल कर ले जाएंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आने वाले एग्जाम डेट तक तुम्हें आजू बाजू वाले से कोई मतलब होना भी, मैं तो कहता हूं मास्टर से भी कोई मतलब मत रख, पढ़ सीख घर निकल वापिस चल जा, बस इतना ही होना चाहिए। मास्टर के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले लिखेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी, लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसमें, कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे तो आप कार्बन एटम को मेंशन नहीं करेंगे। कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड, कार्बन एटम को आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन, अगर कोई हाइड्रोजन किस पर जुड़ा हुआ है, कार्बन पर, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन देन इट इज नॉट मेंशन्ड, देन इट इज नॉट मेंशन। तो उसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। रुकेंगे और सुनेंगे मुझे, क्या किसी भी हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे ना, ये कहा बोला मैंने, कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो ये बोला है मेरे भाई। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट मेंशन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट मेंशन्ड। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट मेंशन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
अज्यूम ए कार्बन एटम इज लोकेटेड, अज्यूम आपको मान लेना है, अज्यूम ए कार्बन एटम इज लोकेटेड, assume a carbon atom is located at the junction of any two lines. Assume a carbon atom is located at the junction of any two lines. At the junction of any two lines. दो भी लाइन जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पर क्या मानना है? कार्बन. और एट द एंड ऑफ एनी लाइन, और एट द एंड ऑफ एनी लाइन, या किसी भी लाइन के आखिरी में कौन मिलेगा आपको? कार्बन. ये मान लेना है. एंड एट द एंड, ई एन डी वाला, एट द एंड ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन के एंड पर क्या मिलेगा? कार्बन. नेक्स्ट, assume each carbon atom has, assume each carbon atom has, assume each carbon atom has enough hydrogen to make it tetravalent. Assume each carbon atom has enough hydrogens to make it tetravalent. Assume each carbon atom has enough, enough बोल दो, enough बोल दो, enough hydrogen atoms to make it tetravalent. कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन्स मानने पड़ेंगे. मैं समझाऊंगा सारी बातें. नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट, ड्रॉ इन, ड्रॉ इन, ड्रॉ इन, ड्रॉ इन all heteroatoms, draw in all heteroatoms, all heteroatoms and the hydrogen atoms, draw in all heteroatoms and hydrogen atoms directly bonded to them, directly bonded to them. आगे बात समझ में? ये सारी बातें मैं हवा में भी करके जा सकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको चमकती नहीं. कुछ लोगों की लैंग्वेज अजीब सी लग रही. कारण यह है क्योंकि वो यहां पर लैंग्वेज लिखते ही नहीं है. एक एग्जांपल लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब खत्म करेंगे. ध्यान से सुनना भाई. ये देखो, ये हमारे सामने कोई कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. थोड़ा सा समझ के जाएंगे, फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे. इस वाले चीज से अगर कोई डाउट है आखिरी वाली बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंटेशन से, तो उसको होल्ड करेंगे अगली क्लास तक क्लियर होने तक. ठीक है? ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मेंशन किए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन नहीं किए जाते, कार्बन एटम्स मेंशन नहीं होते. लेकिन कार्बन सॉरी हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन पर लगा है तो भी मेंशन नहीं होगा. जिगजैग फैशन में चलेंगे. देखो, ये यहां पर हमारे सामने पहला कार्बन है. यस, ऐसे लिखा जाएगा. यहां पर कार्बन कार्बन में ये बॉन्ड है. जी हाँ, ये बन गया कार्बन कार्बन में बॉन्ड. तो ये देखो, एक लाइन बन गई. क्या बन गई? एक लाइन. अब ये किनारे पर कौन है? कार्बन. ये जंक्शन पर कौन है? कार्बन. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड. फिर कार्बन के आगे कौन है? कार्बन. तो जिगजैग फैशन में चलते हैं. ये आ गया कार्बन, ये वाला कार्बन. फिर आगे जाएंगे, ये आ गया कार्बन. फिर आएंगे इधर, ये आ गया कार्बन. कितने कार्बन है टोटल? 5. अब सुनो, कहता है ये कार्बन एटम मेंशन करने की जरूरत कहां किया मेंशन? ये तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, वरना हकीकत में तो ऐसा लिखा होता है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अगर कार्बन पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो उसको मेंशन करने की जरूरत, बताओ कहां मेंशन किया हमने? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पर मेंशन किए क्या? नहीं किए. तीसरी बात क्या कहता है कि जो जंक्शन है, इसे हम जंक्शन बोलते हैं बेटा, ये वाले, ये वाले, यहां पर क्या मान लेना है? कार्बन. तो ये कार्बन है जंक्शन के ऊपर. किनारों पर क्या मान लेना है? कार्बन. ये किनारे पर कार्बन मानोगे कि हाइड्रोजन? यहां पर कार्बन मानेंगे मेरे भाई. क्या मानेंगे? कार्बन. तो यहां पर ये जो आपके सामने बने हुए किनारों पर, यहां पर कार्बन एटम होता है, हाइड्रोजन मत मान लेना, कार्बन एटम. क्या मान लेना है? कार्बन एटम. ध्यान से सुनते रहना, पक्का? जी हाँ. फिर क्या कह रहा है कि आपको उतने हाइड्रोजन मान लेने हैं जो कार्बन को क्या बना सके? टेट्रावेलेंट. जैसे इस कार्बन पर बताओ, अगर अपन अलग से सारी चीजें समझते हुए चले, यहां पर बात करें, बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 1. तो बाकी 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन. बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2. जितने बॉन्ड कम है उतने क्या बना दो? हाइड्रोजन. इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड तो अंधे को भी दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक. बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2. पक्का? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3. पक्का?
तो अगर मान लीजिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ जाती है और आपसे पूछते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको हाइड्रोजन तो लगाने ही पड़ेंगे ना मेरे भाई। तो पहली बात कि आपके कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया जाता, देखो यहां से यहां जाने पर गायब हो गए। कार्बन कार्बन बॉन्ड मेंशन किए जाते हैं, क्लियरली मेंशन हो रहे हैं। जितने बॉन्ड कार्बन के कम है उतने क्या मानने हैं, हाइड्रोजन। और किनारे पर कौन होता है, कार्बन। जंक्शन पर कौन होता है, कार्बन। ये कह रहा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये लिखने का और भी आसान तरीका है, समय कम लगेगा, जगह भी कम लगेगी, इसलिए ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का होता है। किसका होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।